ईयर है 2326। हम लोग एम्प्टी स्योरेक पर हैं, सैमरन एम्पायर के डीप टेरिटरी के अंदर। सोल्जर्स का स्क्वाड किसी को पकड़ने के पीछे पड़ा है। उसे पकड़ो, अगर वो बच गया तो हम सब मर जाएंगे। किम तेजू अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। खुद नहीं पता कि उसने आखिर गलती क्या की। वह जोर से सांस ले रहा है, उसके लंग्स ऐसा लग रहा है जैसे फट जाएंगे। टीयू जंगल की एज तक पहुंचता है और अचानक रुक जाता है। आगे कोई रास्ता नहीं, सीधा नीचे खाई है। उसका दिल उसी वक्त जवाब दे देता है। वह खांसने लगता है और वहीं क्लिफ के किनारे गिर पड़ता है। अब उसने 1 इंच भी हिलने की ताकत नहीं बची। एक आदमी उस तक पहुंचता है और उसे नीचे देखकर मजाक उड़ाता है। वॉर्स टाइम पर फिर से सीजर आ गया। ये है फर्स्ट लेफ्टिनेंट जेन डोंग। वो टीयू को ऐसे देख रहा है जैसे कोई गंदगी हो। उसे डाइंग माना रिजेक्टर कहकर इंसल्ट करता है। बाकी स्क्वाड भी आ जाती है और उसे घेर लेती है। टीयू चिल्लाता है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। चांग सिर्फ हंसता है। उसके लिए रिजेक्टर बस कचरा है जो कि कब का मर जाना चाहिए था। वह अपनी तलवार निकालता है। तू बस जिंदा रहकर इस एक्सीलेंसी को इरिटेट कर रहा है। तब टीयू को समझ आता है ये सब होंडा मित्सुको की वजह से हो रहा है। जैंग उसे वार्न करता है, अपनी सीनियर्स के बारे में ज्यादा मत बोल, चाहे वह तेरी स्टेप मदर ही क्यों ना हो। वह अपनी तलवार उठाता है और पूरी ताकत से वार करता है। टीयू की आंखें डर से फैल जाती हैं। अब बस मर जा, तलवार सीधा लगती है। स्ट्राइक की फोर्स से टीयू नीचे गिर जाता है। जैंग मुस्कुराता है, खुश है कि पैडू स्टेट अब फाइनली लेडी मित्सुई के बिटॉन के लिए क्लियर हो गया। टीयू अंधेरे में गायब हो जाता है। आफ्टर लाइफ में सेफ ट्रेवल समझाने के लिए यहाँ तक कैसे पहुँचे हम 300 साल पीछे जाना होगा 2026 में। सब कुछ शुरू हुआ जब सूरज ढक गया था। उस दिन माना बारिश की तरह जमीन पर गिरा। यह सबके लिए मिरेकल नहीं था। 90% ह्यूमैनिटी तुरंत खत्म हो गई। क्लाइमेट बदल गया, शहरें टूट गए, सिविलाइजेशन क्लॉप्स हो गई। 300 साल बीत गए। अब फिर से 2326 में है। जो लोग बचे उन्होंने माना के साथ अडेप्ट करके सोसाइटी दोबारा बनाई। लेकिन दुनिया अब पीसफुल नहीं थी। मैजिकल बीस्ट और पॉइजनस म्यूटेटेड प्लांट्स ने दुनिया को वॉर जोन बना दिया। एक नई सोशल हिरार्की बनी जो माना कंट्रोल पर डिपेंड करती थी। सबसे ऊपर था अवेकेंड और सबसे नीचे था रिजेक्टर्स जैसे टीयू। टीयू का फादर ब्रिगेडियर जनरल किम उबैंग एक मास्टर क्लास अवेकेंड है, सबसे हाईएस्ट रैंक। फिर भी टीयू सबसे बड़ा बेटा होते हुए भी माना रिजेक्टर है और धीरे धीरे उस एनर्जी से मर रहा है जो दुनिया को पावर देती है। बाकी लोगों के लिए वह बस एक फैमिली पैरासाइट है और अपनी माँ का किलर। यही उसकी रियलिटी है। आवाज एक अजीब सी दुनिया को दिखाती है जो कि एक पुराने महल और किसी अलाइन जगह का मिक्स लग रही है। बूढ़ा आदमी किसी और प्रेजेंस को महसूस करता है और पूछता है क्या तुम्हें पता है हम कहाँ हैं? टीयू खुद को इस अजीब फ्लोटिंग स्पेस के बीच में पड़ा हुआ पाता है। वह शौक में इधर उधर देखने लगता है। मैं मरा नहीं। लंबे रोप्स पहना एक आदमी टैंक गुनाक आराम से उसकी तरफ चल आ रहा होता है। टैंक गुनाक अपनी पावर से टीयू का सर उठा देता है। उठो और अपना चेहरा दिखाओ। टैंक गुनाक ध्यान से टीजू को देखता है जैसे उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो। टीजू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं लेजेंडरी टैंक गुनाक है, एब्सोल्यूट पॉइजन डीमन और सुचैन टैंक क्लैन का हेड। वो जहर और हिडन वेपन्स का अनडिस्प्यूटेड मास्टर था। अपनी दुनिया में सब उससे डरते थे, खासकर जब डिमोनिक क्लट ने दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तब टैंक गुनाक एक बीस्ट की तरह उभर कर आया था। उसने अकेले ही हेवेनली डीवन को खत्म कर दिया था और उसे टॉक्सिक स्लज के ढेर में बदल दिया। अपनी जिंदगी का एंड तक वह मुरीम का एब्सोल्यूट रूलर बन चुका था और अब उसे लगता है कि उसकी और टीयू की सोल एक ही है। ये समझाना मुश्किल है पर अब उनकी किस्मत जुड़ चुकी है। सुचैन टैंक क्लैन का ई स्टेट पहाड़ों के बीच छुपा हुआ। अपने आखिरी सालों में टैंक गुनाक इमोर्टैलिटी के लिए मेडिटेशन कर रहा था। इस स्टेट को इथेरियल एक्सेंट कहते हैं। लेकिन उस प्रोसेस में कुछ अजीब हो गया। उनकी सोल्स परमानेंटली एक दूसरे से जुड़ गई। इस शेयर्ड वॉइड में एक मैसिव एनर्जी ब्रिज बन जाता है और सदियों की मेमोरीज टीयू के दिमाग में फ्लड होने लगती है। टीयू कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड हो जाता है। वो अपने ही एक विजन को देख रहा है जो डेथ का लिटरली गॉड है। टैंक गुनाक भी टीयू की लाइफ देख रहा है। वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स और अर्थ वाली जिंदगी की यादें देख रहा है। कैसे सबने टीयू के साथ कचरे जैसा बिहेव किया। उसे हमेशा रिजेक्टर होने की वजह से नीचा दिखाया गया। उसके कॉमरेड्स के लिए वह बस एक जोक था, फैमिली के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट। उसकी पूरी जिंदगी बस इंसल्ट से भरी हुई थी। अब टैंक गुनाक सब कुछ समझ चुका था। ये मेंटल रेल्म वही जगह है जहां वो दोनों सच में कनेक्ट कर सकते हैं। वो टीयू से कहता है सब कुछ ले लो, मेरी सदियों की एक्सपीरियंस, मेरी डेडली नॉलेज और मेरी अल्टीमेट पावर। टीयू अपनी आंखें बंद कर लेता है।
फॉर्मेशन का फ्लड धीरे धीरे सेटल होने लगता है। टीयू भी अपनी दुनिया का एब्सोल्यूट रूलर बनेगा। यह एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है। अचानक एक तेज रोशनी पूरे मेंटल स्पेस को कवर कर लेती है। रियलिटी एक झटके की तरह वापस आती है। टीयू फिर से जंगल के फ्लोर पर है, जख्मी, खून से भरा हुआ। टैंक की आवाज आखिरी बार गूंजती है उसे गुड लक विश करते हुए। अब सब कुछ टीयू पर डिपेंड करता है। टीयू झटके से उठता है, उसके माथे से अभी भी खून आ रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता कि वह अभी भी जिंदा है। यह कोई सपना नहीं है। हर एक मार्शल आर्ट टेक्निक और पॉइजन रेसिपी उसके दिमाग में है। वह मुश्किल से खुद को उठाने की कोशिश करता है। उसका बॉडी अभी भी गिरने की वजह से टूट चुका था। अगर उसे जीना है तो उसे एक टेक्निक मास्टर करनी होगी, पैरामोडियल केओस एब्सोल्यूट पॉइजन स्पिरिट आर्ट। यह एक ऐसी टेक्निक है जो जहर को पूरे पावर में बदल देती है और उसकी किस्मत अच्छी है क्योंकि यह जंगल पॉइजनस हर्ब से भरा हुआ है। वो कांप रहा है, उसकी बॉडी बिल्कुल शट डाउन होने की एज पर है। वह जहरीले प्लांट तोड़ तोड़ कर सीधा अपने मुंह में डालने लगता है। टेस्ट बिल्कुल मौत जैसा, पर उसके पास लास्ट चांस यही है। वो मेडिटेशन में बैठ जाता है, अपने पेट के अंदर के पॉइजन पर फोकस करता हुआ। अपने पेट में पॉइजनस एसेंस बनाना है, तभी वह अपनी लिमिट्स तोड़ पाएगा। ग्रीन एनर्जी अचानक सर्च करती है, जैसे उसके ऊपर लगे इनविंसिबल चेन्स टूट रहे हों। तो उसे रिजेक्टर बनाकर रोक रही थी, सब टूट जाते हैं। टीयू की आंखों में एक नई डरावनी रोशनी चमकने लगती है। वो विक्टिम नहीं रहा और जैंग डोंग उसकी लिस्ट में सबसे पहला है। सियोरक के ऊपर एक फुल मून चमक रहा है। एक सर्च पार्टी जंगल में छानबीन कर रही है। उनका ऑर्डर सिंपल है, किम टीयू की बॉडी ढूंढो और कंफर्म करो कि वह मर चुका है। सोल्जर्स फ्लैशलाइट लेकर अंधेरे जंगल में ढूंढ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जैंग डोंग इम्पेशेंट हो रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक लाश ढूंढने में इतना टाइम लग रहा है। तभी झाड़ियों से एक आवाज आती है, मिल गया। स्क्वाड तुरंत उस जगह को घेर लेती है, गन्स रेडी हैं। लेकिन सामने जो दिख रहा है उससे सब शॉक हो जाते हैं। तो टीयू जमीन पर शांत बैठा है। कोई भी इतनी हाइट से गिरकर बच नहीं सकता। सोल्जर्स हेजिटेट करते हैं। इस लड़के में कुछ अलग लग रहा है। उसके आसपास एक अजीब ग्रीन लाइट फ्लिकर कर रही है। ये माना रिएक्शन जैसा लगता है, पर यह माना नहीं है। टीयू बाहर से एनर्जी नहीं ले रहा, वो अपने खून के पॉइजन से पावर खींच रहा है। जैंग कंफ्यूज हो जाता है। टीयू तो रिजेक्टर था, उसकी बॉडी माना हैंडल नहीं कर सकती। वह अपने सोल्जर्स को चिल्लाता है, घूरना बंद करो और इसे खत्म करो। एक सोल्जर आगे बढ़ता है, उसकी तलवार माना से ग्लो कर रही है। वो सीधा टीयू पर अटैक करता है। टीयू अपनी आंखें भी नहीं खोलता, बस अटैक के पास आने का वेट करता है। तलवार हवा को चीरते हुए उसके पास आ जाती है। तभी उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। अब वो पहले वाला हेल्पलेस लड़का नहीं रहा। वो आसानी से साइड स्टेप करता है। ग्रीन ऑरा तेज हो जाती है। वो काउंटर अटैक के लिए रेडी होता है। सोल्जर्स के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। उसने एक स्टेशनरी टारगेट मिस कर दिया। बाकी स्क्वाड यह सब देखकर डर जाती है। उनके पुराने साथी के आसपास की हवा हैवी और जहरीली हो रही है। टीयू अपने हाथों को देखता है। पहली बार वो अपनी इटर्नल एनर्जी का फ्लो फील करता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेमोरीज में दिख रहा था। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है। इस पावर के साथ सब कुछ बदलने वाला है। अब भागना खत्म। वह खड़ा होता है और उन लोगों को देखता है जो उसे मारना चाहते थे। उसे पता है कि कैसे बदला लेना है। वह ठंडी सी स्माइल देता है, जैसे कैजुअली ऑफिस में किसी से मिल रहा हो। जैंग अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश करता है। वो लड़के का मजाक उड़ाता है। इसके फेस पर कोई रैंक टैटू भी नहीं है, मतलब ऑफिशियली अवेकेंड भी नहीं है। यंग टीयू बस हल्का सा हंसता है। टैटूज और रैंक्स मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखते। इस दुनिया में माना एप्टीट्यूड से सब कुछ है। नीचे के यूजर से लेकर टॉप मास्टर तक तुम्हारे टैटू ही तुम्हारी औकात डिसाइड करते हैं। और जैंग वो सिर्फ बिगिनर रैंक है, एक आम आदमी से थोड़ा सा ही ऊपर। एक असली मार्शल आर्टिस्ट की नजर में जैंग बस एक थर्ड क्लास गुंडा है जिसके पास सिर्फ एक टाइटल है। टीजू उसे सीधा बोलता है कि वह कोई खास नहीं है। यह इंसल्ट उसके सीधा दिल पर लगती है। लेफ्टिनेंट का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो जाता है। वो अपनी पॉकेट से कुछ सिंपल कॉइन्स निकालता है। उन्हें अपनी उंगलियों के बीच ऐसे घुमाता है जैसे कोई हिडन ब्लेड्स हो। वो कहता है कि क्लिफ पर जो उन्होंने किया वह उसका बदला लेगा। कि एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैंग कॉइन्स देखकर हंसने लगता है गिरते वक्त सर पर जोर से लग गई है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वह जंगल के सबसे डेंजरस वेपन को देख रहा है। पूरी स्क्वाड को चार्ज करने का ऑर्डर देता है। इसे तुरंत खत्म करो। ये तेजो की पहली रियल फाइट है। फिर भी वह अजीब तरह से बिल्कुल काम फील कर रहा है, जैसे उसका बॉडी ऑलरेडी जानता हो क्या करना है। पॉइजन डीमन टैंग गॉन की मेमोरीज उसके हर मूव को गाइड कर रही है। वो फाइट का फ्लो स्टार्ट होने से पहले ही देख पा रहा है। माना ने उसे रिजेक्ट किया होगा, पर पॉइजन डीमन का रास्ता उसके लिए पूरा खुला है। उसने एक ऐसी पावर पा ली है जो इस दुनिया के रूलर से ऊपर है। वो अपनी आंखें तीखी करता है और टारगेट्स लॉक करता है। अब वक्त आ गया है उन्हें असली मॉन्स्टर दिखाने का।
क्वाइंस तेज रफ्तार से हवा में उड़ जाते हैं। ये सिर्फ थ्रो नहीं है, ये पॉइजन ब्लेड आर्ट है। क्वाइंस हवा को ऐसे काट रहे हैं जैसे रेजर शार्प पत्ते। सोल्जर्स को पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। प्रोजेक्टाइल्स इतनी स्पीड और प्रीसियस से आते हैं कि उनके माना डिफेंस को सीधा छेड़ देते हैं। पहले वाला तुरंत गिर जाता है, उनके गले या सीने छेद दिए जाते हैं। चिल्लाने का मौका भी नहीं मिलता, बाकी रिएक्ट भी नहीं कर पाते। टीयू उनके बीच पहुंच जाता है। वो एक घोस्ट की तरह मूव करता है, उनकी आंखों के सामने ब्लर हो जाता है। वो अपने हाथ पीछे खींचता है, ग्रीन एनर्जी एक लेथल स्फीयर में कंडेंस हो जाती है। वो अपनी कलाई सीधा एक सोल्जर के चेस्ट पर मार देता है। ये ब्लड पॉइजन पाम टेक्निक है, जो सीधा उस आदमी के सीने में जहर इंजेक्ट कर देती है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल है कि सोल्जर पीछे उड़कर पहाड़ों में जा गिरते हैं और पॉइजन उसे अंदर से खाने लगता है। बचा हुआ सोल्जर चिल्लाता है अपने कमांडर को, डर से जम गया है। उनका इजी मिशन एक मौत का रूप ले चुका है। सोल्जर पैनिक में अपनी हैंडगन निकालता है, टीयू पर एम करता है और चिल्लाता है मर जा। जैसे ही वह ट्रिगर दबाता है, टीयू जरा सा भी नहीं हिलता। वो बस सीधा गन के बैरल को ठंडी नजर से देखता है। बूम, ग्रीन लाइट एक फ्लैश होता है। बुलेट जो अभी बैरल से निकली थी वो हवा में ही डिसॉल्व होकर जहरीली ग्रीन स्मोक बन जाती है। टेक्नोलॉजी उसकी मार्शल आर्ट के सामने बिल्कुल बेकार है। वो डिस्ट्रक्शन के बीच खड़ा है, चारों तरफ मरने वालों की चीखें सुनाई दे रही हैं, जिसे वह रिजेक्टर कहकर मजाक उड़ा रहे थे। अब वो उनका किलर बन चुका है। टीजू नीचे देखता है उस तबाही को जो उसने क्रिएट की। उसके लिए ये एलाइट सोल्जर्स कोई चैलेंज ही नहीं थे, वो बहुत स्लो थे। वो आगे बढ़ता है धीरे से और स्टेबल कदम बढ़ाता है। जमीन पर मिट्टी और खून मिला हुआ था। सेकंड के साथ उसकी प्रेजेंस और हैवी लगने लगती है। जमीन पर पड़ा एक डाइंग सोल्जर सांस लेने की कोशिश करता है। वो डेस्परेट होकर पूछता है, तूने कौन सी डरावनी पावर यूज की? इन लोगों के लिए माना ही पावर का इकलौता सोर्स है और वो इसके अलावा कुछ समझते ही नहीं। वो लड़का समझता है कि अवेकेंड लोग भी पॉइजन के सामने सिर्फ मांस और हड्डियों के होते हैं। उनके रैंक्स और टाइटल्स उन्हें धीरे और दर्दनाक मौत से नहीं बचा सकते। जैंग और डोंग का बॉडी कांप रहा है और उसके मुंह से काला जहर निकल रहा है। वो कंफ्यूज्ड है। टीयू के पास कोई अवेकनिंग टैटू नहीं है, तो ऐसी स्किल यूज करना इम्पॉसिबल होना चाहिए। किम टीयू बस हंसता है और कहता है कि टैंग गुनाह की लेजेंडरी आर्ट्स को सिर्फ एक स्किल बोलना इंसल्ट है। वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉइजन मास्टर का अपमान है। और पास आता है और लेफ्टिनेंट से पूछता है कि क्या उसके अंदर पिघलता हुआ जहर उतना ही गंदा लग रहा है जितना उसका धोखा था। डरा हुआ ऑफिसर टूट जाता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है। वो माफी मांगने लगता है। उसे लेफ्टिनेंट किम बुलाता है, जैसे अभी भी वह एक ही साइड पर हो। रहम के बजाय टीयू उसका चेहरा पकड़ लेता है। उसकी पकड़ आयरन ग्रिप की तरह टाइट होती जाती है। टैंग दबी हुई चीख निकालता है जब ग्रीन एनर्जी उसकी स्किन को जलाना शुरू करती है। टीयू उसे गले से पकड़कर हवा में उठा देता है। लेफ्टिनेंट की जान सच में हाथ से निकल रही होती है। उसका बॉडी पॉइजन के इफेक्ट से कांप रहा होता है। आखिरी सांस में जैंग उसे धमकाने की कोशिश करता है और पूछता है, क्या तुझे पता है किसने यह सब करवाया? वो अभी भी अपने कनेक्शन का यूज करके बचने की कोशिश कर रहा है। वो मुश्किल से मित्सुई नाम बोलता है, लेकिन तुरंत काले खून की वजह से रुक जाता है। अब वह एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। टीयू की आंखों में खतरनाक ग्रीन फ्लो आ जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि मास्टरमाइंड कौन है। वह अंधेरे जंगल में अकेला खड़ा है उस स्क्वाड के लाशों के बीच जो उसे मारने आई थी। ये उसके बदले की कहानी की बस शुरुआत है। वो एक डार्क स्माइल देता है। वो नामुमकिन चीज से बच गया है और अब उसके पास पावर भी है। उन्हें लगता था वह मर जाएगा और भूल दिया जाएगा, लेकिन टीयू चुप रहने वाला नहीं है। वो सबके पास वापस आएगा जिन्होंने उसके साथ गलत किया। ये है सैन हिन एम्पायर, एक बड़ा देश जो कोरिया, चाइना और जापान के रूइन से बना है जब माना ने दुनिया को बदल दिया था। यहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही जिंदा रहते हैं। कई माइल्स दूर पीयू डोमेन में सूरज ढल रहा है और माहौल काफी शांत लग रहा है, लेकिन अंदर की पॉलिटिक्स किसी जहर से कम नहीं है। एक लग्जरी ऑफिस के अंदर एक हाई रैंकिंग जनरल किम उबांग को उसके बेटे की रिपोर्ट दी जा रही है। वो हैरान होते हैं यह सुनकर कि टीयू को ऑफिशियली डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऑफिसर जो उसके सामने खड़ा है ऑफिशियल स्टोरी बताता है। एमटी सोराक मिशन के दौरान यूनिट के अंदर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। अपने बेटे के बारे में सुनते हुए उबांग बिल्कुल ठंडे दिमाग से सब सुनता है। रिपोर्टर आगे बताती है कि लेफ्टिनेंट किम मुश्किल से पहले अटैक से बचा था, लेकिन अब वह मिसिंग है। पब्लिक के लिए वह बस एक और कैजुअलिटी लग रहा है और जो स्क्वाड उसे ढूंढने गई थी उनके लिए ऑफिशियल स्टोरी यह है कि जैन इंडोंग और उसके आदमी मॉन्स्टर से लड़ते हुए मर गए। यह एक आसान झूठ है जो सबके निशान छुपा देता है। जनरल सोचता है कि इतनी बड़ी प्लानिंग करने की क्या जरूरत पड़ी। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जापानीज एफेक्टिलेटेड ऑफिसर्स ने ही यह हिट करवाया था। बांग नीचे देखते हुए समझ जाता है कि पर्दे के पीछे कौन है।
वह ऐसा आदमी है जिसे चीजें 2 बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो धीरे से नाम लेता है होंडा मित्सुई। वही औरत है जो असली में पर्दे के पीछे सब कंट्रोल करती है। उसके पास टीजू को हटाने का एक पर्सनल रीजन भी है। मित्सुई एक पावरफुल जापानीज फैमिली की बेटी है और वह टीजू की हाफ ब्रदर्स की माँ भी है। उनके लिए टीयू बस एक रुकावट है उनके अपने बेटे के इनहेरिटेंस के रास्ते में। वह सालों से वेट कर रही थी कि माना रिजेक्ट खुद ही मर जाए, लेकिन टीयू का गिव अप ना करना उसे मजबूर कर देता है कि वह खुद ही एक्शन ले। जनरल समझ जाता है कि उसने अपने क्वाइशू वाले फैमिली से बात करके हिट अरेंज किया होगा। उसकी बेचैनी ने फाइनली उसे एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। सोचता है कि उसे थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए था। इससे भी टीयू का बॉडी ऑलरेडी फेल हो रहा था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जनरल जानता है कि उसके डोमेन को मित्सुई की फैमिली की पैसों की जरूरत है। कोई सीन क्रिएट नहीं कर सकता। ठंडा और सोचा समझा डिसीजन लेता है। अपनी टेरिटरी और दूसरे बेटों के लिए उसे सब कुछ छुपाना ही पड़ेगा। वो ऑफिसर को बोलता है कि वह सब हैंडल करेगा और उसे डिसमिस कर देता है। उसके बड़े बेटे की किस्मत एक सिंपल ऑर्डर से सील हो जाती है। हैवी ऑफिस डोर बंद हो जाते हैं और जनरल अकेला रह जाता है अपने ख्यालों के साथ। उसे जरा सा भी गिल्ट फील नहीं होता। उसके लिए अपने हेल्दी बेटों का फ्यूचर बचाना ज्यादा जरूरी है। एक ऐसे फेलियर पर रिसोर्स वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है जो वैसे भी जल्दी मरने वाला था, ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका था। उसके लिए टीयू पहले से ही एक वॉकिंग डेड था। 29 ईयर तक जिंदा रहना ही एक मिरेकल था किसी के लिए जो माना हैंडल नहीं कर सकता था। जनरल डिसाइड करता है कि वह उसे ढूंढने भी नहीं जाएगा। सोचता है कि टीयू अपनी बची हुई जिंदगी कहीं दूर आराम से जी ले, उस फैमिली से दूर जिन्होंने उसे ठुकरा दिया। टैटू शुरू होता है जिरन मैजिकल बीस्ट बॉर्डर जोन से। यहाँ ऊपर से गराया सिटी का व्यू दिखाया जाता है जो पहाड़ों के मुंह में बसा हुआ है। टीजू उस बड़े शहर को देखता है। ऊपर से देखने पर सब कुछ काफी अच्छा लगता है। उसका बॉस जो लीड पोर्टर है पूछता है क्या वह पहली बार इतना बड़ा व्यू देख रहा है। टीयू मानता है कि वह यहाँ ज्यादा टाइम से नहीं है। बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि उसे इस जगह के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। टीयू बस पोलाइटली जवाब देता है। 300 साल पहले यह जगह साउथ कोरिया का एक छोटा सा टाउन था, लेकिन सब कुछ बदल गया जब सैम हिन एम्पायर ने कंट्रोल लिया। एरिया मैजिकल बीस्ट से भरा हुआ था। ये एम्पायर ने ग्रे को एक फ्री सिटी बना दिया कि वह हंटर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और वो मॉन्स्टर्स को खत्म करे। मॉन्स्टर लूट पर टैक्स कम कर दिया गया और इनलीगल एक्टिविटीज पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इससे पैसे का फ्लो तेजी से बढ़ने लगा। हर जगह के अवेकनर्स यहाँ आ गए। मॉन्स्टर हंटिंग एक बड़ा इंडस्ट्री बन गया और अब यह एक बॉम्बिंग मेट्रोपोलिस बन चुका है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी जल्दी पैसे कमा सकता है। लेकिन बॉस उसे वार्न करता है कि यह जगह डेंजरस क्रिमिनल से भी भरी हुई है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। टीयू बस हंसता है और बात को हल्के में लेता है। बूढ़ा आदमी थोड़ा ज्यादा बोलता है लेकिन टीयू उसकी एडवाइस को अप्रिशिएट करता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ टाइम पहले तक टीयू की लाइफ बिल्कुल बर्बाद थी। वो मिलिट्री में रहते हुए एक ब्रूटल असैसिनेशन अटेम्प्ट से मुश्किल से बचा था। उसके बाद उसने सबसे रिश्ता तोड़ दिया। वो एक ऐसी जगह ढूंढने निकला जहां वो स्ट्रांग बन सके। इस तरह वह यहां आ पहुंचा। साथ ही यह एक परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड भी है क्योंकि पहाड़ों में जहरीले बीस्ट और टॉक्सिक प्लांट्स भरे हुए हैं। फिर भी मार्शल आर्ट्स का कॉन्सेप्ट उसके लिए अभी भी थोड़ा अजीब है। सब कुछ शुरू हुआ था उस सोल शेयरिंग इनकाउंटर से जब वो मरने वाला था। इसी तरह उसका कनेक्शन पॉइजन डीमन टैंग गुनाक से हो गया जो एक अलग दुनिया से था। ने उस आदमी का सीक्रेट आर्ट्स भी इनहेरिट कर लिया। थोड़ा अजीब है। जिस औरत ने उसे मारने की कोशिश की उसी ने ही उसे सबसे बड़ा पावर दे दिया। वह सोचता है कि यह एक हिडन ब्लेसिंग्स है। होंडा मित्सुई का उस पर अटैक ही उसके सबसे बड़े लक का कारण बन गया। अभी भी वह वीक और पैसों के बिना है, इसलिए वह एक छोटा सा पॉटर बनकर काम कर रहा है। बॉस उसे साइड में ले जाता है और पूछता है कि ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर कौन है। टीयू अनजान बन जाता है। बूढ़ा आदमी ली हैनल की तरफ इशारा करता है। वो रेगुलर रैंक की है। वो ज्यादातर हंटर से एक स्टेप ऊपर होता है। यंग लगती है लेकिन अपने आप को एक प्रो की तरह कैरी करती है। लेकिन कुछ तो गलत है। उसका मन अजीब बिहेव कर रहा है। वो ठंडे पसीनों में भीग रही है। अचानक उसकी आंखें उलट जाती हैं और वो रास्ते के बीच में गिर जाती है। ग्रुप पैनिक हो जाता है। यह एक म्यूटेंट ट्री स्ट्राइप्ड मॉस्किटो है। वो लाल रंग का कीड़ा आसपास मंडरा रहा है अपना अगला टारगेट ढूंढने के लिए। सबको पीछे रहने के लिए बोला जाता है। एक फीमेल मेज आगे बढ़ती है और पोर्टर्स को कहती है कि वो हैंडल करेगी। वो अपनी स्टफ उठाती है और क्रिस्टल के अराउंड आग घूमने लगती है। वो एक फायरबॉल सीधा उस मॉस्किटो पर मार देती है। लास्ट से जंगल रोशन हो जाता है और मॉस्किटो राख बन जाता है। बॉस बताता है कि यह बग्स बहुत डेंजरस होते हैं। एक बाइट से तुम्हारा माना टेम्पररी खत्म हो जाता है और वर्स्ट केस में तुम ली हैनल की तरह बेहोश हो जाते हो। बहुत सी पार्टीज इन बग्स की वजह से खत्म हो चुकी हैं। टीयू नीचे गिरी हुई शॉर्ट्समैन को देखता है। जो पॉइजन बताया गया है उसे वो फेमिलियर लगता है।
डिसाइड करता है कि यह चांस यूज करेगा पॉइजन को चेक करने के लिए। वो अपना हाथ उसकी बैक पर रखता है और उसकी एनर्जी ग्लो करने लगती है। कुछ तो अजीब है। दूसरे हंटर डर के मारे कांप रहे हैं और कहते हैं कि यह बग्स इस एरिया में होने ही नहीं चाहिए थे। रेपेलेंट सूट्स के बिना ग्रुप डिसाइड करता है कि वापस लौटना ही बेस्ट ऑप्शन है। टीम लीडर भी एग्री करता है क्योंकि उनका स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी अभी लायबिलिटी बन चुका है। लेकिन जैसे ही वो लोग मुड़ते हैं पीछे घास में कुछ हिलता है। एक हंटर अचानक रुक जाता है, उसके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं और वो महसूस करता है कि झाड़ियों में कुछ हिल रहा है। सब लोग कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाओ, कोई जोर से चिल्लाता है और ग्रुप तुरंत अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। घास में से एक छोटा सा सफेद रैबिट बाहर आता है जिसका टेल अजीब तरह से लंबा होता है। यह बस एक सैक रैबिट है, मतलब फूड चेन का सबसे नीचे वाला क्रिएचर। टेंशन तुरंत खत्म हो जाता है। फायर मेज एक लंबी सांस लेती है और बाकी सब फॉल्स अलार्म पर कंप्लेन करने लगते हैं। लीड हंटर हंसता है, अपना पसीना पोंछता है और सबको रिलैक्स करने को बोलता है। वेपन चलाने की तैयारी करने को कहता है, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। लेकिन अचानक हवा को चीरते हुए एक बड़ा ब्लेड आता है और उसके चेस्ट को चीर देता है। खून हर तरफ उड़ता है। फायर मेज बिल्कुल शॉक में आ जाती है जब उसका साथी नीचे गिर जाता है। अंधेरे से एक भारी कदम जमीन पर पड़ते हैं। जंगल इतना खाली नहीं था जितना लग रहा था। पर अटैक हो चुका था। पेड़ों के बीच से एक ऑर्क्स का स्क्वाड निकलता है जो नॉर्मल बीस्ट से काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और खतरनाक लग रहे हैं। वो क्रिएचर जोर से दहाड़ते हैं। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है जैसे उन्हें अपना शिकार मिल गया हो। मेज बिल्कुल डिले नहीं करती। वह अपना माना इग्नाइट करती है और ग्रुप को बोलती है कि वह इंजर्ड को लेकर पीछे हट जाओ, वो फ्रंट लाइन संभालेगी। पॉटर बॉस एक इंजर्ड टीममेट को उठाकर ले जाता है, लेकिन किम टेजू वहीं रुक जाता है। उसकी नजरें ग्रीन स्किन्ड मॉन्स्टर पर टिकी होती हैं। टीयू बॉस को आगे बढ़ने को कहता है और इंसिस्ट करता है कि वह रुककर हेल्प करेगा। बॉस उसे पागल समझकर चिल्लाता है, बोलता है पॉटर्स का यहाँ कोई काम नहीं, लेकिन टीयू हिलता तक नहीं। वो बेहोश ली हैनल को बॉस के हवाले करता है और बोलता है इसे संभालो, तब तक वह उनको कवर करेगा। मैं बस साइड से थोड़ा सपोर्ट करूंगा, वो कहता है। उसकी आंखें ठंडी और तेज हो जाती हैं। बॉस के पास आर्ग्यू करने का टाइम नहीं होता। वो ली हैनल को कंधे पर डालकर भागता है और टीयू से कहता है कि जिंदा रहना। टीयू ऑर्क्स को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। कुछ तो गलत है। उनकी फॉर्मेशन बहुत ज्यादा टाइट है और प्रोफेशनल भी, जो नॉर्मल मॉन्स्टर्स में नहीं होते। उधर मेज अपनी जान लगाकर फाइट कर रही है। वो फायर अटैक से उन्हें रोक रही है। उसकी नजर पड़ती है एक ऑर्क पर जो ग्रुप से अलग होकर सीधा पोर्टर्स की तरफ बढ़ रहा है। वो ऑर्क्स बहुत तेज स्पीड से चार्ज करता है। उसकी हैवी बूट जमीन को जोर से मारते हुए आगे बढ़ते हैं। मेज तुरंत मुड़ती है और अपना स्टफ उठाकर उस बीस्ट को रोकने की कोशिश करती है। वो अपनी स्टाफ जमीन पर मारती है और एक फायर वॉल समन करती है जो जमीन से निकलकर ऑर्क का रास्ता रोक देती है। दूर से टीयू अपना चेहरा कवर करता है क्योंकि हीट और स्मोक पूरे एरिया में फैल जाता है। वो आग की लपटों को देखता है और समझ जाता है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। अचानक एक वार्निंग स्क्रीम आती है, नीचे झुक जाओ, और उसका चेहरा डर से भरा होता है। मैसिव इलाइट ऑर्क उसके पीछे खड़ा होता है। उसकी एक लाल आग गुस्से से चमक रही होती है और वो अटैक करने के लिए रेडी होता है। अचानक सीन चेंज होता है इमॉर्टल रेल्म में। ऐसी दुनिया जहां हवा में तैरते हुए पहाड़ है और अनंत नीला आसमान है। चेरी ब्लॉसम से भरे एक हाई एप्टीट्यूड गार्डन में कोई फाइनली शांति से बैठा है। वो है टैंग गुनाक। उसे यहाँ आए 1 महीना हो चुका है और वह जानता है कि यह सब टीयू के बिना पॉसिबल नहीं होता। टीयू के साथ सोल शेयर करके उसने अर्थ के बारे में नॉलेज पाई, एक ऐसी दुनिया जहाँ ग्लोइंग बॉक्सेस और बड़े स्टील के शहर हैं। नए पर्सपेक्टिव ने उसकी मेडिटेशन में एक नया चेंज दे दिया और उसके अराउंड एक पावरफुल ग्रीन ऑरा बन गया। आखिरकार उसने इमॉर्टैलिटी अचीव कर ली जिसका वह पूरी जिंदगी पीछा कर रहा था, बस अपनी खाली रोप्स पीछे छोड़कर। लेकिन उससे पहले ही समझ आ जाना चाहिए था। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है। ये इमॉर्टल रेल्म वैसा स्वर्ग नहीं है जैसा उसने सोचा था। असल में एक फैंसी प्रिजन है जो लेजेंडरी मास्टर्स के लिए बना है। देखता है एक स्वॉर्ड इमॉर्टल हवा में उड़ते हुए पागल की तरह हंस रहा है। हाँ, हर एक इंसान बिल्कुल पागल हो चुका है। वो एक लेजेंडरी मास्टर को आसमान में लड़ते हुए देखता है जो किसी और पागल इमॉर्टल पर चिल्ला रहा होता है। एक्सप्लोजन से आसमान हिल रहा है। दुनिया के सबसे पावरफुल मास्टर्स बस मजाक के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। फिर भी टैंग गुनाक अपना फोकस टीजू के साथ कनेक्शन पर रखता है। कोई पॉजिटिव चीज ढूंढने की कोशिश करता है। टीजू की तरफ देखता है और सोचता है कि वह लड़का कैसे हैंडल कर रहा होगा। उसे पता है कि टीयू ने जिंदगी में सिर्फ दुख और रिजेक्शन देखा है, इसलिए वह दिल से चाहता है कि वह अब खुश रहे। टीयू का एक शैडो जैसे सिलहाउटी डार्क एनर्जी के साथ ढक रहा होता है। गुनाक वार्न करता है कि सरवाइव करने के लिए उसे अपनी सीक्रेट आर्ट का 7th स्टार तक पहुंचना होगा।
गुनाक जोर से हंसता है और कहता है कि अगर किस्मत ने चाहा तो वो फिर से मिल सकते हैं। तब तक वो और टेक्निक ढूंढने का प्लान करता है जो वो उसे सिखा सके। अचानक एक जोर का क्रैक सुनाई देता है, जैसे कुछ उससे टकरा गया हो। टैंग गुनाक इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि हेवनली प्रिजन में उन्हें ढूंढना कितना मुश्किल है। एक इमॉर्टल स्वॉर्ड पास में होवर करता है और उसका मजाक उड़ाता है। वो पॉइजन इमॉर्टल को चैलेंज करता है कि वह दिखाए कि उसकी छोटी डैगर टेक्निक असली स्वॉर्ड्समैनशिप के सामने क्या कर सकती है। टैंग गुनाक का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह उस पागल स्वॉर्ड्समैन को गाली देता है और कहता है कि इस इंसल्ट के लिए उसे मार देगा। वापस जंगल में फायर मेज अपनी फायर वॉल छोड़ती है। आग जोर से भड़कती है जब वह ऑर्क्स को रोकने की कोशिश करती है। वो ठंडे पसीने में भीग चुकी है और बिल्कुल थक गई है। अचानक उसके कानों में आवाज आती है, नीचे हो जाओ। टीयू हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ अपनी जीप क्लिक करता है कि नजर मॉन्स्टर के ब्लाइंड स्पॉट पर टिकी होती है। एक ग्रीन फ्लैश हवा को चीर देता है, कुछ बहुत तेज स्पीड से मूव करता है। अचानक एक हाथ मेज के पीछे आता है और उसके गर्दन पर जोर का ब्लो देता है, उसे तुरंत बेहोश कर देता है। टीयू जोर से जमीन पर पैर मारकर अपना स्टांस स्टेबल करता है। वो फाइट खत्म करने के लिए रेडी होता है। एक डिटरमाइंड लुक के साथ टीजू डिसाइड करता है कि वह अपनी नई वाइड एरिया हिडन टेक्निक दिखाएगा। आसमान से गोल्डन डैगर्स की बारिश होती है जो डेडली एनर्जी से चमक रही होती है। उसके पास बचने का कोई चांस नहीं होता। डैगर्स उन्हें आसानी से चीर देते हैं और जंगल की जमीन खून से लाल हो जाती है। डैगर्स बारिश की तरह गिरते हैं, हर डायरेक्शन से एकदम परफेक्ट एम के साथ लगते हैं। टीयू क्लियरिंग के बीच लैंड करता है। उसके हाथ जमीन पर टिके होते हैं जब लास्ट गोल्डन कॉइंस मिट्टी में गिर के सेटल हो जाता है। खड़ा होता है और सीन को देखने लगता है। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वह सबको एक ही बार में खत्म कर देगा। रिजल्ट उसके लिए काफी सेटिस्फाइंग है। वो फायर मेज की तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि उसे बचाते वक्त गलती से उसे ही नॉक आउट कर दिया। इसका क्या करूं, वो धीरे से बोलता है। टीयू वहां से चलने लगता है क्योंकि अपनी असली पावर दिखाना उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। उसे डर लगता है कि अगर किसी को पता चल गया कि एक पॉटर बिना अवेकनिंग टैटू के पूरी ऑर्क्स पैक को हरा दिया तो यह बात उसके फादर तक पहुंच सकती है। वो डिसाइड करता है कि किसी के आने से पहले उसे यहाँ से निकलना होगा। के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो सोचता है कि सिर्फ 1 महीने पहले वो एक माना रिजेक्टर था और टैंग गुनाक से मिलने पे सब बदल गया। वो अपना ब्लू इक्विपमेंट बैग निकालता है सब एविडेंस हटाने के लिए। थोड़ी घबराहट में टीजू अपने गोल्डन कॉइन्स जल्दी जल्दी उठाने लगता है। हिडन वेपन टेक्निक्स पावरफुल होती है पर सबूत छुपाना काफी मुश्किल होता है। वो अपने कॉइन्स के बैग में देखते हुए याद करता है कि टैंग गुनाक ने बोला था ऑटोमेटिक रिट्राइवल सिर्फ 7th स्टार पर पॉसिबल है। उसे जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वेयर इज इट, वह आसपास देखते हुए बोलता है। उसे पूरा यकीन था कि उसने कॉइन इसी तरफ फेंका था। कॉइन को देख लेता है जो ट्री के ट्रंक में घुस गया था। वो कॉइन निकालने ही वाला होता है कि एक अजीब रेड मॉस्किटो उसके पास बज करता है। टीयू का ध्यान तुरंत उस इंसेक्ट पर चला जाता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती है जब वह मॉस्किटो की फ्लाइट को ट्रैक करता है। एक तेजी से मूव में वह उसे पकड़ लेता है और ग्रीन एनर्जी के छोटे स्फीयर में ट्रैप कर देता है। वो उसे ध्यान से देखकर समझ जाता है कि ये म्यूटेंट ट्री स्ट्राइप्ड मॉस्किटो है। यह जगह उसका नेचुरल हैबिटेट भी नहीं है। वो अनकॉन्शियस मेज की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या इसी ने उस हंटर को काटा था। उसे पता है कि यह कितना डेंजरस होता है। इनके बाइट एक पॉइजन इंजेक्ट करते हैं जो अवेकनर्स की इंटरनल एनर्जी को तुरंत डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे ही पॉइजन बॉडी में फैलता है माना अनकंट्रोलेबल हो जाता है और विक्टिम बिल्कुल वल्नरेबल हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि यह पॉइजन मार्शल वर्ल्ड के असैसिन्स के एनर्जी स्कैटरिंग पॉइजन जैसा ही है। उसे लगता है कि यह जैसे किस्मत का सिग्नल है। मॉस्किटो उसे काट लेता है पर टीयू बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। अर्थ के अनलाइक यहाँ इस पॉइजन का कोई अननोन क्योर नहीं है। वो सोचता है कि अगर वो इसका एग्जैक्ट कंपोनेंट समझ ले तो टैंग गुनाक की नॉलेज से एंटीडोट बना सकता है। उसे बस लोकल हर्ब्स ढूंढने होंगे जो मैच करें। उसकी आंखों में एक टेंस और थोड़ा पागलपन सा दिख रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे पास कोई और चांस नहीं है, मुझे इसे टेस्ट करना पड़ेगा। वो मॉस्किटो को अपने होठों के पास ले आता है ताकि पॉइजन उसके सिस्टम में जा सके और वो अंदर से एनालाइज कर सके। वह जोर से निगलने लगता है, महसूस करता है कि जहर उसकी रगों में धीरे धीरे फैल रहा है। के चेहरे पर एक स्मर्क आ जाता है जब वो अपने होठों को चाटता है। कंपोनेंट्स बिल्कुल परफेक्ट मैच है, बस अगर वह एम्प्टी जेरी पर सही हर्ब्स ढूंढ ले तो क्योर बन सकता है। मुझे पॉइजन की स्मेल आ रही है, वह कहता है। उसकी आंखें लालच से चमक रही होती हैं। यह डिस्कवरी उसे उसके सपनों से भी ज्यादा अमीर बना सकती है। पर टीयू के पैसे वाले ख्याल अचानक रुक जाते हैं जब उसके पास एक अजीब और हैवी प्रेजेंस महसूस होती है। वह ऊपर देखता है और उसके चेहरे पर शॉक साफ दिख रहा होता है जब उसे समझ आता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई। एक बड़ा सा एलाइट ऑर्क जो अभी तक का सबसे डरावना लग रहा था उसके ऊपर पहाड़ की तरह खड़ा है। टीयू हैरान रह जाता है। इस एरिया में एलाइट ऑर्क का होना पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए। एलाइट ऑर्क उससे गुर्राते हुए सिंपल कमांड ग्रोक करता है, ह्यूमन किल।
वो चीज इतनी बड़ी है कि किम टीयू के ऊपर शैडो डाल रही है। हाथ में से एक असली कुल्हाड़ी जो घर को 2 टुकड़ों में बांट सकती है। टीयू तुरंत पहचान लेता है यह कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, यह एक अवेकन्ड एलाइट बीस्ट है जिसके बारे में उसने सिर्फ अफवाहें सुनी थी। माउंट जेरी अब एक डेंजरस डेथ ट्रैप बन चुका है। ऑर्क बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा गरजते हुए अटैक करता है। वो अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से नीचे लाता है। अटैक मिस हो जाता है पर जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। टीयू तुरंत पीछे कूदकर सेफ हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वह एक एक्सपर्ट रैंक मॉन्स्टर से लड़ रहा है। अब मजाक का टाइम खत्म। वो अपने बैग में हाथ डालता है और हिडन वेपन्स निकालता है। उम्मीद करता है कि कुछ असर करें। वो एक सिंगल फ्लैश मूव ऑन करता है और गोल्डन ब्लर से अपनी ब्लेड्स लॉन्च करता है। प्रोजेक्टाइल सीधा ऑर्क के चेस्ट पर लगती है, पर खून की जगह सिर्फ चिंगारियां निकलती हैं। क्वाइंस टूट जाते हैं जैसे किसी दीवार से टकरा गए हों। टीयू की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग हिडन वेपन आर्ट भी एक स्क्रैच नहीं कर पाई। वो थोड़ा दूर लैंड करता है जब मॉन्स्टर फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ऑर्क जोर से चिल्लाता है जैसे उसे अटैक से बिल्कुल इम्प्रेस ना हो। टीयू पसीना महसूस करता है, समझ जाता है कि फाइट के बीच में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। उसे टैंक गुनाक याद आता है। ना एम्बैरेसिंग होता अगर उसका मास्टर उसे एक नॉर्मल बीस्ट से स्ट्रगल करते देखता। वो मान लेता है कि वीक ऑर्क्स को हराकर वो थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसके हाथ के चारों तरफ ग्रीन पॉइजन एनर्जी घूमने लगती है जब वह वापस चार्ज करता है। वो ब्लड सील पॉइजन पाम यूज करता है जो एक डेंजरस पॉइजन डीमन का सिग्नेचर मूव है। ऑर्क फिर से अटैक करता है पर टीयू पहले उसे गार्ड के अंदर घुसा चुका होता है। वो एक्स की हवा को डॉज करते हुए अपनी सारी पावर एक पॉइंट पर फोकस करता है। पाम स्ट्राइक सीधा लगता है जिससे उसके खुद के बॉडी में भी झटका महसूस होता है। ग्रीन एनर्जी का एक शॉक वेव निकलता है जो जंगल को चीर देता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि ऑर्क का वेपन भी क्रैक हो जाता है। टीयू पीछे हटकर बीस्ट को ध्यान से देखने लगता है। उसका अटैक इतना डीप नहीं था कि मॉन्स्टर पर कोई खास असर डाले। वो अपने आप से सोचता है कि उसका पाम स्ट्राइक अभी भी बहुत सारे एलिमेंट्स मिस कर रहा है। उसने एक बेवकूफी भरा काम भी किया, इलाइट ऑर्क के साथ सीधा रॉ स्ट्रेंथ में टक्कर लेने की कोशिश की, पर गिव अप शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं थी। अगर एक स्ट्राइक काफी नहीं थी तो वह बार बार अटैक करता रहेगा जब तक दुश्मन टुकड़ों में न बढ़ जाए। अचानक साइड से एक बड़ी सी ब्लेड हवा को चीरते हुए आती है। एक पल के अंदर ही इलाइट ऑर्क टुकड़ों में कट जाता है। टीयू जम जाता है। इतनी अचानक इंटरफेस देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। किसी ने इलाइट को ऐसे काट दिया जैसे वह एक पनीर का टुकड़ा हो। क्लियरिंग में एक सिलहाउट खड़ी होती है जिसकी प्रेजेंस सिर्फ एक मास्टर रैंक हंटर में होती है। टीयू समझ जाता है कि वह मुश्किल में है और उसे तुरंत कोई बहाना बनाना पड़ेगा। वो आदमी लाश के पास खड़ा होकर पूछता है कि क्या ये सब टीयू ने किया है। वो टीयू को ऊपर से नीचे तक देखकर उसे कचरा बोलता है। टीयू चुप रहता है, उस आदमी की नजर के प्रेजेंस में पसीना बहाते हुए। ये लाई योंग हैक है, नागालैंड गाइड का मास्टर और गुराई सिटी का एक बड़ा नाम। टीयू जानता है कि यह आदमी बहुत डेंजरस है, इसलिए वह डरा हुआ सिविलियन बनकर एक्ट करता है और उसे बचाने के लिए थैंक बोलता है। तभी बाकी पोर्टर्स जंगल से भागते हुए आते हैं, मिस्टर किम चिल्लाते हुए। बॉस टीयू की हालत इग्नोर करके पहले कार्गो चेक करता है, जबकि टीयू ड्रामा कंटिन्यू करता है और अपना जान बचाने का क्रेडिट गिल्ड मास्टर को देता है। पोर्टर्स बॉस टीयू के इतने हम्बल एटीट्यूड से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लाई योंग हैक को छोटी मोटी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता। वो क्लीन अप क्रियो को ऑर्डर देता है और वहाँ से निकलने लगता है। जब बॉस बकबक करता रहता है तो हमें गुरई के बारे में पता चलता है, जो एक फ्री सिटी है जो इंपीरियल फैमिली के बजाय ऑटोनमस कम्युनिटी को आंसर करती है। और पता चलता है कि लाई योंग हक उस कम्युनिटी के 3 सबसे बड़े लोगों में से एक है। उनका नागालैंड गिल्ड बेसिकली पूरे शहर की सिक्योरिटी हैंडल करता है। बॉस धीरे से बताता है कि उन्हें सेफ काम करने के लिए इस गिल्ड को पैसे देने पड़ते हैं। और टीयू को आगे धक्का देता है, बोलता है कि अपने सेवियर को प्रॉपरली थैंक यू बोलो। पर लाई योंग हैक इतना बेवकूफ नहीं है। उसे यकीन नहीं होता कि टीयू जैसा छोटा पोर्टर इतने बड़े मस्करे से बच गया। टीयू झूठ बोलकर बात संभालता है, कहता है कि एक मिस्टीरियस मेज ने सब काम किया और थकान से बेहोश हो गया। युंग हाक की टीम के बाकी लोग वहां आ जाते हैं और रिपोर्ट देते हैं कि उन्होंने एक सेवियर को सिक्योर कर लिया है और अब निकलने का टाइम है। गिल्ड वापस लौटने लगता है, पीछे खून खराबा का सीन छोड़कर। पर युंग हॉक रुककर टीयू को लास्ट वार्निंग देता है। वो कहता है कि मुश्किलों से दूर रहना, अगर अगली बार बुरे हालात में मिले तो जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। उनके जाते ही बॉस एक राहत का सांस लेता है और टीयू को बोलता है कि वह बहुत लकी है जो बच गया। टीयू सीधा बनकर पूछता है, क्या गिल्ड मास्टर वैसे ही खड़ूस है जैसा लगता है? बॉस के हिसाब से वह आदमी करप्ट है जो सिर्फ रिश्वत और अपनी रेपुटेशन की परवाह करता है। वो वार्न करता है कि हाई रैंकिंग मास्टर्स चलती फिरती नेचुरल डिजास्टर जैसे होते हैं। टीयू अपना बैग उठाता है लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है। वो जानता है कि अगर योंग हाक ने इंटरफेयर ना किया होता तो रिजल्ट बिल्कुल अलग हो सकता था। 1 महीना हो गया था जब उसकी सोल एक पॉइजन डीमन से लिंक हुई थी।
और अब उससे रियलाइज होता है कि वह काफी ज्यादा एरोगेंट हो गया था। उसे अपने पुराने मास्टर टैंक गुनाग के लिए शर्म महसूस होती है क्योंकि वो इतना केयरलेस हो गया था। उसकी आंखों में हल्की ग्रीन रोशनी चमकती है जब वह चुपचाप कसम खाता है कि अपनी पुरानी स्ट्रेंथ वापस पाएगा। गरारे में वेलकम है, जो सामहीन एम्पायर के अंदर एक फ्री सिटी है जहाँ रूल्स थोड़े अलग हैं। सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है पर डॉक्टर्स यहाँ बहुत रेयर हैं क्योंकि यह जगह काफी डेंजरस है। यहाँ के ज्यादातर डॉक्टर्स फ्रॉड होते हैं जो भाग रहे होते हैं और लोग उनसे दूर रहना ही बेटर समझते हैं। इसी वजह से यहाँ फार्मेसीज ही असली मेडिकल सिस्टम का सेंटर बन चुकी है। यहाँ के फार्मिस्ट को स्पेशल अथॉरिटी मिली होती है कि वह लोकल कम्युनिटी अप्रूव्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सेल कर सकते हैं। बिजनेसेस यहाँ जबरदस्त चल रहा है क्योंकि लोग शायद डॉक्टर से ज्यादा एक टेस्टेड ड्रग पर ट्रस्ट करते हैं और इसीलिए टीयू यहाँ आया है। उसके पास कुछ ऐसा है जो पूरी सिटी को डेस्परेटली चाहिए। उसने म्यूटेंट 3 स्ट्राइप्ड मॉस्किटो के लिए एक स्पेशल एंटीडोट डेवलप किया है जो हंटर्स के लिए एक बड़ा थ्रेट बन चुका है। इस फॉर्मूला को परफेक्ट करने के लिए उसने पूरे 1 महीने तोड़-फोड़ मेहनत की, डॉक्टर का काम और बिना नींद के कल्टीवेशन की और उसकी मेहनत रंग लाई। उसके पास प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि खुद को डिफेंड करने का स्ट्रेंथ भी है। वो एक ड्रग स्टोर के सामने खड़ा होता है, रेडी है अपनी मेहनत को पैसों में कन्वर्ट करने के लिए। शॉप कस्टमर से भरी हुई है, क्लियरली यह टाउन की सबसे पॉपुलर जगह है। एक क्लर्क उसे पूछती है क्या उसे पोशंस चाहिए या कोगुलेंट्स, पर टीयू के प्लान्स कुछ और ही हैं। वह थोड़ी शॉक हो जाती है जब टीयू डायरेक्टली ओनर से बात करने को बोलता है। वो एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है कि वो यहाँ खरीदने नहीं बेचने आया है। क्लर्क उसकी हिम्मत देखकर हल्की सी हंसी नहीं रोक पाती। स्टोर के पीछे से एक सख्त चेहरे वाला आदमी जिसके ग्रे मूछें हैं उसकी बात सुनने लगता है। यह बीक हंग पयो है, शॉप का ओनर और यहाँ का एक इम्पोर्टेंट आदमी। टीयू अपने बैग में हाथ डालता है, अपनी बनाई हुई मेडिसिन दिखाने के लिए रेडी। हंग पायो बस एक झलक लेता है, सोचता है फिर कोई बेकार सामान बेचने आया है। वो देखना भी नहीं चाहता और टीयू को बोलता है कि यहाँ से चले जाओ और कोई जॉब ढूंढो। टीयू शांत आवाज में एक छोटी ब्राउन बोतल ग्लास काउंटर पर रख देता है। म्यूटेंट 3 स्ट्राइप्ड मॉस्किटो का एंटीडोट वह कामली बोलता है। यो सेल्फ्स रीस्टॉक करते हुए बिना देखे उसे इग्नोर करने लगता है। मैंने कहा ना मैं नहीं खरीद रहा, वह बोलते बोलते कंफ्यूज हो जाता है। अपना सर घुमाता है और शौक भरी नजर से उस लड़के को देखता है। चीज का एंटीडोट अपनी ब्लू हुड के नीचे छुपा हुआ। यू फिर से कॉन्फिडेंस के साथ रिपीट करता है और एक और सेम बोतल ऊपर उठाता है। शॉप का ओनर कुछ देर चुप रहता है, उसकी आंखें सुकड़ी हुई होती है जैसे वह कोई ट्रिक पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। टीयू किसी सवाल का वेट नहीं करता, सीधा एक्सप्लेन करता है कि यह मेडिसिन ओरली ली जाती है और प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर भी ले सकते हैं। वो ऐड करता है कि इसका इफेक्ट 10 घंटे तक रहता है और साथ ही अपने बैग से और बॉटल्स निकालता रहता है, जबकि क्लर्क हल्की सी इंटरेस्ट के साथ देख रही होती है। पीक का पेशेंस फाइनली टूट जाता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है जब वह गुस्से से उस लड़के को घूरता है। अगर किसी को स्कैम करना है तो कम से कम भरोसा दिलाओ, वह जोर से चिल्लाता है। टीयू क्लियरली इंसल्टेड फील करता हुआ। मच्छर का एंटीडोट टीयू बड़ा तेज बन रहा है। टीयू उसके गुस्से से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता, शांति से और 2 बॉटल्स काउंटर पर लाइन में रख देता है। जबकि क्लर्क थोड़ी दूर ही रहती है। फिर वह एक बिजनेस कार्ड निकालता है और 2 उंगलियों के बीच पकड़कर दिखाता है। टेस्ट कर लो और इंटरेस्ट हो तो कांटेक्ट करना। कार्ड पर बस इतना लिखा होता है, सॉलिटरी सीनियर और एक फोन नंबर। आज रात मिडनाइट तक टाइम है, टीयू वार्न करता है। बिना कुछ और बोले वह मुड़ता है और शोल्डर के ऊपर से हाथ हिलाते हुए फार्मेसी के डोर से बाहर निकलने लगता है। अगर अब तक कॉल नहीं आया तो मैं इसे किसी और फार्मेसी में ले जाऊंगा। डोर की बेल बजती है और शॉप में एक अजीब सा साइलेंस छा जाता है। सब लोग उस मिस्टीरियस लड़के को जाते हुए देखते रहते हैं। बीक हंसी उड़ाता है, अभी भी उसकी हिम्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा। ये पागल है क्या, वो बोलता है। अचानक एक बड़ा सा हाथ हैवी आर्मर पहने हुए आगे बढ़ता है और एक सैंपल बॉटल उठा लेता है। ये पार्क सिन सू है, एक हाई रैंकिंग रेड टीम लीडर और रेगुलर कस्टमर जो इनहांसमेंट पोशंस का एडिक्ट माना जाता है। बीक देखता है जब पार्क जैसे लोग उसकी आदत की वजह से जुनकी भी बोलते हैं। प्रियस और स्केयर्ड फेस के साथ बॉटल को एग्जामिन करता है। बॉस बीक, आपको क्या लगता है खरीदना चाहिए? मुझे समझ नहीं आता क्या करूं, बीक कहता है। उसका गुस्सा अब थोड़ी कंफ्यूजन में बदल चुका होता है। वो बॉक्स पार्क की तरफ स्लाइड कर देता है, डिसाइड करता है कि वह वेटरीना हंटर ही गोइना पिक बनेगा। टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। बीक खुद को समझाता है कि ज्यादा होप ना रखे क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज भी यह नहीं बना पाई। फिर भी टीयू का कॉन्फिडेंस उसके दिमाग में घूमता रहता है। चलो टेस्ट करते हैं, पार्क ग्रीन के साथ बोलता है, की टेंशन भरी वार्निंग को इग्नोर करते हुए। खो जाता है जब उसे पता चलता है कि पीक अभी यहीं पर इसे पीने वाला है। कोई रोक पाए उससे पहले ही पार्क कैप खोलता है और पूरी बोतल एक सांस में पी जाता है, जबकि क्लर्क उसे रेकलेस होने पर डांट रही होती है। वो एक ही घूंट में सब फिनिश कर देता है, लास्ट ड्रॉप भी मुंह में गिरा लेता है। सब लोग उसके रिएक्शन का वेट कर रहे होते हैं।
कुछ पल बाद पार्क अपना मुंह साफ करता है और उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट दिख रही होती है। या तो बस नॉर्मल पानी है। बीक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सिर्फ पानी, वो रिपीट करता है खुद को बेवकूफ महसूस करते हुए। कंफर्म करने के लिए पूछता है, सोचता है कि शायद थोड़ा मेडिसिनल इफेक्ट हो, पर हंटर सिर हिला देता है, बिल्कुल नहीं। पार्क हंसी उड़ाता है और बोलता है जो आदमी रोज पोशंस पी जाता है वह तुरंत समझ सकता है कि इसमें 0 एनर्जी है। मैंने तो बेकार में ही होप लगा ली थी। पार्क अपनी कलाई घुमाकर खाली बोतल सीधा डस्टबिन में फेंक देता है और बीक को बोलता है कि बाकी स्कैमर्स के सारे जंक भी फेंक दो। बीक बॉक्स में बची हुई बोतल्स को घूरता रहता है। उसकी डिसअपॉइंटमेंट फिर से इरिटेशन में बदल जाती है। क्या यह भी एक नॉर्मल स्कैमर ही था, वो सोचता है। पार्क एक हैवी सप्लाई का बास्केट काउंटर पर पटकता है, अब आगे बढ़ने के लिए रेडी। बिल कर दो। पार्क ट्रांजिशन प्रोसेस पूछती है और बोलती है क्या वह रेड पर जा रहा है। पार्क हंसी में टाल देता है, बोलता है कि वह फ्रॉग हंटिंग के लिए लेट हो गया है इस ड्रग की टेस्ट की वजह से। जब क्लर्क 3.25 मिलियन का टोटल बिल करती है तब टीयू का बिजनेस कार्ड डस्टबिन में पड़ा होता है खाली बोतल्स के बीच। डोर की बेल फिर बजती है जब पार्क सिंसुयू फार्मेसी के बाहर निकलता है और बीक को बाय बोलता है कि कार में संभल के। बीक आवाज लगाता है और फिर पूरा बॉक्स डस्टबिन में डाल देता है, कन्विंस्ड कि एंटीडोट बकवास था। इस बीच जंगल के अंदर सनसेट की शांति एक वॉलेंट बैटल की आवाज से टूट जाती है। एक ब्लेड टूथ मार्टिन, एक डरावना सफेद बाल वाला प्रेडिटर अपनी तेज डांटों के साथ अटैक करता है। एक चमकता हुआ ब्लू शील्ड बैरियर टाइम पर एक्टिवेट होता है और मॉन्स्टर के क्लॉज रोक लेता है। एक हंटर डर के मारे चिल्लाता है, पूछता है कि इतने हाई लेवल बीस्ट यहाँ कैसे आ गए, जबकि रेड एनर्जी हवा में कट करती है। इस केओस के बीच ली हेनल बैटल क्राई के साथ अटैक के लिए रेडी होती है। वह अपने स्वॉर्ड से हवा को छेड़ती है और लीडर को बताती है कि सामने सब क्लियर है और तुरंत रिट्रीट करना होगा। ली हेनल अपना दांत बींच लेती है, उसके सांस तेज हो जाती है जैसे पॉइजन अफेक्ट कर रहा हो। मैं भी मॉस्किटो वेपन से पॉइजन्ड हो गई हूँ, वो हाफते हुए बोलती है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, लग रहा है मैं पैरालाइज होने वाली हूँ। पार्क सिंसयू के चेहरे पर पसीना बह रहा होता है जब वह अपनी बची हुई स्ट्रेंथ जोड़ने की कोशिश करता है। समझ गया, थोड़ा रुको, वो बैटल के शोर में चिल्लाता रहता है। उसको मार देते हैं फिर सब खत्म। पर जैसे ही वह बीस्ट पर फोकस करता है उसे अचानक कुछ समझ आता है। वो शॉक में बोलता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। हवा में एक पहचानी सी डरावनी बजिंग आवाज बाहर जाती है। म्यूटेंट मॉस्किटो। वो हिचकिचाते हुए बोलता है, समझ जाता है कि एक और डेंजर आ चुका है। के माथे पर तेज चुभन उसके डर को कंफर्म कर देती है। नहीं, अगर मुझे यहाँ दोबारा काटा तो मैं ओवरलैपिंग वेनम मेरी माना को स्कैटर कर देगा और मैं पैरालाइज हो जाऊंगा। घबराहट में सोचता है। वो हान की तरफ देखता है जो घुटनों पर गिर चुकी है और फाइट कंटिन्यू नहीं कर पा रही। अगर मैं यहाँ गिरा तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर उस पर भारी पड़ता है। उसके सामने का ब्लू शील्ड धीरे धीरे फ्लिकर करके कमजोर होने लगता है। उन्होंने सोचा था कि बग प्रूफ सूट्स उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तो एक नॉर्मल म्यूटेंट फ्रॉग हंट होना था। पर सब कुछ तब बदल गया जब एक ब्लेड टूथ मार्टिन अचानक सामने आ गया। टॉप लेवल प्रेडिटर, वो भी लो लेवल जोन में। उनका स्पेशल गियर इतने डेंजरस अटैक के सामने बिल्कुल बेकार साबित हो गया। मार्टिन के पंजों ने उनके बग प्रूफ सूट्स को कुछ ही सेकंड्स में फाड़ दिया। अपने टीममेट्स को बचाते हुए पार्क के अंदर रिग्रेट बढ़ने लगता है। टीम लीडर होने के नाते मुझे और ध्यान देना चाहिए था। पैनिक कर गया और खुद ही हिट हो गया। मॉस्किटो के पहले अटैक के बाद टीम ने डेस्परेट रिट्रीट करने की कोशिश की थी। जंगल जैसे उनके खिलाफ हो गया और मार्टिन शैडो से निकलकर आया और उनका एस्केप रूट ब्लॉक कर दिया। थके हुए हंटर्स को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए लास्ट ब्लडी फाइट करनी पड़ी। पार्क जिनसियो की विजन धीरे धीरे ब्लर होने लगती है जैसे पॉइजन इफेक्ट कर रहा हो। अगर बस इनको मार दे तो सब बच जाएंगे, वह सोचता है। उसकी होप धीरे धीरे टूट रही होती है। पर क्या सच में यह सब खत्म हो जाएगा? तभी हैनल की आवाज उसकी सोच तोड़ देती है, ऐसे भरी एक वार्निंग के साथ, लीडर संभल के। पार्क की सांसें अटक जाती है जब एक नया शैडो उसके ऊपर छा जाता है। शॉक में होता है। वो समझ जाता है कि मौत अब उसके कुछ इंच दूर है। वापस एम्प्टी जेरी में सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। एक वाइट ब्लेड टूथ मार्टिन हवा में उछलता है, क्लॉज निकालकर सीधा उस पर अटैक करने के लिए। मॉन्स्टर का अटैक पार्क के मोना शील्ड पर टकराता है और इम्पैक्ट से उसकी पूरी बॉडी हिल जाती है। जोर के क्रैक के बाद शील्ड हजारों चमकते टुकड़ों में टूट जाती है। पार्क एंड के लिए रेडी हो जाता है, पर वह शॉक हो जाता है जब उसे पता लगता है कि उसकी बॉडी अभी भी माना और स्ट्रेंथ से भरी हुई है। वह हैरानी से खुद को देखता है, समझ नहीं पाता कि वह अभी तक खड़ा कैसे है। वह खुद को संभालता है और रियलाइज करता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई। अपनी स्वॉर्ड को टाइट ग्रिप में पकड़कर वह वापस अटैक के लिए रेडी होता है। अगर वह बेकार लगने वाला एंटीडोट सच में काम कर रहा है तो शायद मैं यहाँ से जिंदा निकल सकता हूँ। वो हल्का सा स्माइल करता है, महसूस करता है कि बैटल का फ्लो बदल रहा है। उस रात बाद में गुरई में बीक की फार्मेसी अभी भी खुली हुई होती है। डोर की बेल बजती है जब कोई तेजी से अंदर आता है।
पार्क सिन-स्यू दरवाजे पर खड़ा होता है, हाफ रहा होता है और डेस्परेट लग रहा होता है, जबकि बिंग होंग पायो काउंटर से ऊपर देखता है। वो यहाँ चेकअप के लिए नहीं आया, उसे सुबह वाला एंटीडोट का हर एक ड्रॉप चाहिए, चाहे प्राइस कुछ भी हो। अगली सुबह गराई मार्केट हंटर से भरा होता है जो अपने लिए एडवांटेज ढूंढ रहे होते हैं। वेंडर जोर जोर से चिल्लाकर प्राइसेस बता रहे होते हैं। मैजिक बीस्ट मीट से लेकर कस्टम मेड आर्मर तक बहुत महंगे होते हैं। किम टीयू आराम से भीड़ में चल रहा होता है, बड़े मार्केट का सीन एंजॉय करते हुए। इतनी सारी चीजों के बाद एक दिन का ब्रेक लेना बिल्कुल सही डिसीजन था। मॉस्किटो वेनम एंटीडोट का मास प्रोड्यूस करने के लिए उसे अपने पॉइजन स्पिरिट आर्ट्स को 3rd स्टार तक पुश करना पड़ेगा। डेडली प्लांट से सही कंपोनेंट्स निकालने के लिए बहुत प्रिसाइज एनर्जी कंट्रोल चाहिए होता है। उस लेवल तक पहुंचने में उस पर काफी प्रेशर पड़ेगा। अब उसे अपनी बॉडी को रेस्ट देना है ताकि लेफ्ट ओवर पॉइजन एसेंस प्रोसेस हो सके। उसका दिमाग वापस उसकी पुरानी मीटिंग पर चला जाता है जो उसने एक ओल्ड फार्मिस्ट के साथ की थी। को पेन पकड़ने का बिल्कुल सब्र नहीं था। वह तैयार था टीयू की हर बोतल खरीदने के लिए। टीयू आराम से अपना ड्रिंक सिप करता है और पूछता है क्या सैंपल एक्सपेक्टेड जैसा काम किया। बीक बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो टीयू को अपना बेनिफैक्टर बोलता है और मानता है कि उसने उस पर डाउट किया था। अब वह फुल इन्वेस्ट करने के मूड में है और पूछता है कि अभी कितना स्टॉक अवेलेबल है। टीयू कैजुअली बोलता है कि उसके पास 60,000 बॉटल्स रेडी है और जब चाहो और बना सकता है। वो कॉन्फिडेंट हाफ स्माइल देता है जैसे मार्केट अब उसके कंट्रोल में हो। बीक टेबल पर कॉन्ट्रैक्ट स्लाइड करता है और प्रपोज करता है कि हर बोतल 50,000 में बेची जाए। ज्यादा लोगों के लिए 30 बिलियन एक सपना होता है, लेकिन टीयू जानता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 0 है, क्योंकि गर एक फ्री सिटी है जहां सिर्फ 10% टैक्स लगता है तो 27 बिलियन सीधा उसके पॉकेट में जाएगा। वह पेपर साइन कर देता है, लेकिन बूढ़े के लिए एक फेवर करता है और सप्लाई प्राइस 35,000 पर बोतल कर देता है। पता है कि बीक सिर्फ फार्मासिस्ट ही नहीं, वो एक ऐसा आदमी है जो शहर के हर ऑर्फन का ख्याल रखता है। बीक का ऑर्फनेज एक ऐसी जगह है जहाँ यूनिटी और साथ रहने के आइडिया पर बना है और टीयू इस बात की रिस्पेक्ट करता है। वो समझाता है कि उसने सिर्फ हेल्प करनी चाहिए, लेकिन बदले में उसे एक प्रॉपर जगह चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बीक इमोशनल हो जाता है और उसे संत बोलता है, फिर बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें एक अच्छी जगह ढूंढ के दूंगा। दोनों हाथ मिलाते हैं और एक बहुत ही प्रॉफिटेबल पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद और बड़ा डाउन पेमेंट अकाउंट में आने के बाद टीयू वापस निकल पड़ता है। उसके पास खरीदने के लिए गियर की लिस्ट है और गर मार्केट उसके लिए परफेक्ट जगह है। वो वेपन्स और आर्मर की लाइन से गुजरता है कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढते हुए। भीड़ में से एक आवाज आती है, पूछती है कि वह वेपन खरीदना चाहता है। टीयू रुकता है और थोड़ा हैरान होकर इधर उधर देखता है। एक बड़ा सा गंजा आदमी लेदर ऑपरॉन में उसके सामने खड़ा होता है मुस्कुराते हुए। वह कहता है कि उसकी शॉप एरिया की बेस्ट शॉप है। ब्लैक स्मिथ रेन अपनी मसल फ्लेक्स करता है और डिस्काउंट ऑफर करता है पोज मारते हुए। टीयू थोड़ा पसीना छोड़ता है, क्लियरली अनकंफर्टेबल हो जाता है और पोलाइटली मना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे हटने से पहले ही एक भारी हाथ उसके कंधे पर आ जाता है। ब्लैक स्मिथ उसे आसानी से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। टीयू शॉक हो जाता है। वो अपनी 3rd स्टार पावर यूज कर रहा है, फिर भी बच्चे की तरह धक्का दिए जा रहा है। वो आदमी जोर से चिल्लाता है और उसे अपने घर ले जाने की कोशिश करता है। टीयू ऊपर एमएक्स फोर्स का बोर्ड पढ़ता है और सोचता है क्या यह अजीब आदमी कोई हिडन मास्टर है। शॉप अंदर से चमकदार तलवारों और भारी एक्सेस से भरा हुआ है। सब कुछ एक्सपर्ट लेवल का लग रहा है। छोटे और तीखे डैगर्स काउंटर पर बड़े ही अच्छे से रखे हुए हैं। स्मिथ पूछता है क्या उसके स्टैंडर्ड्स पर ये चीज खड़े उतरे। वो अपनी आंखें सिकुड़ता है और मून क्लाइट एक्टिविटी करके मेंटल की क्वालिटी चेक करता है। यह सिर्फ बातों की बात नहीं थी, काम सच में जबरदस्त था। काम इतना जबरदस्त है कि टीयू समझ जाता है कि उसे उस आदमी को अजीब पर्सनैलिटी से जज नहीं करना चाहिए था। वो एक स्केच निकालता है और पूछता है कि क्या ब्लैक स्मिथ ऐसे 100 ब्लेड्स बना सकते हैं। आदमी विलो लीफ डैगर्स की ड्राइंग देखकर कहता है कि यह नॉर्मल थ्रोइंग नाइफ के लिए बहुत छोटे हैं। वह थोड़ी देर सोचता है और डिसाइड करता है कि माना इन्फ्यूज्ड स्टील ही इतनी वेट के लिए बेस्ट रहेगा। टीयू सीरियस फेस के साथ आगे झुकता है और पूछता है कि क्या वह सच में यह बना सकता है। ब्लैक स्मिथ हाँ बोलता है, लेकिन कहता है कि इतने बड़े ऑर्डर के लिए मटेरियल इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो आंख मार के स्पेशल हैंडसम डिस्काउंट देता है और टोटल प्राइस 250 मिलियन कर देता है। मार्शल आर्ट सच में पैसों का बॉटमलेस पिट है, लेकिन टीयू बिना हेजिटेट किए फुल पेमेंट एडवांस में देने का ऑफर कर देता है। एमएक्स फोर्ज के बाहर निकलते ही ब्लैक स्मिथ हाथ हिलाकर उसे अलविदा बोलता है और प्रॉमिस करता है कि सैंपल्स रेडी होते ही उसे भेज देगा। टीयू आगे बढ़ता है और सोचता है कि उसने विलो लीफ डैगर्स की डील सिक्योर कर ली। अब उसे बस एक अच्छा आर्मर ढूंढना है। वो अपने कपड़ों की तरफ देखता है और सोचता है क्या उसे अपनी पुरानी लाइफ वाले कस्टम लॉन्ग रोप्स ही पहनने चाहिए। लेकिन जब वह रोड पे चल रहा होता है तो लोग उसके मॉडिफाइड हैंड बैच को देखकर पॉइंट और विस्पर करने लगते हैं। ये अनवांटेड अटेंशन उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील कराता है। थोड़ा शर्माते हुए वह डिसाइड करता है कि कुछ मॉडर्न ट्राई करना बेटर होगा।
जब वह आउटफिट्स के बारे में सोच ही रहा होता है तब एक लड़की फ्लायर्स बांधते हुए उसके पास आकर उसकी सोच तोड़ देती है। वो फ्लायर को देखता है और उस पर लिखे बोल्ड क्लेम्स देखकर इंटरेस्टेड हो जाता है। वेलकम टू गुरई, एक फ्री सिटी जो सैमहिन एम्पायर के अंदर छुपी हुई है। यह एक नॉर्मल मॉडर्न सिटी जैसा लगता है। ट्रैफिक और रेड डबल डेकर बसेस तक सेम है, लेकिन दूर एक बड़ा सा डूम्ड कैसल पूरे स्काई लाइन पर छाया हुआ है। एक हाई राइज से देखते हुए जैंग योनही को यह वर्ल्ड फोर्ट्रेस ईयर 2325 के लिए काफी शो ऑफ लगता है। उसकी सेक्रेटरी बताती है कि यह हाई सिक्योरिटी एरिया है, सिर्फ एलाइट लोगों के लिए और बोट का एक्सेस होता है। योनही को यह पसंद नहीं आता। वो कहती है कि पावरफुल लोग बस डरपोक होते हैं जो कि बड़ी दीवारों के पीछे छुपे रहते हैं। सेक्रेटरी पूछती है कि क्या वो लोग सिर्फ फॉक्स और फर कोट के लिए इतनी दूर आए हैं। योनही समझाती है कि साइबेरियन फैंटम फॉक्स फर बहुत रेयर होता है और परफेक्ट आर्मर बनाता है। सेक्रेटरी मान जाती है इतने रेयर चीज के लिए कुछ वेकेशन डेज वेस्ट करना वर्थ है। वो मेंशन करती है कि चेयरमैन ने ट्रिप के लिए ब्लैक कार्ड दिया था, लेकिन योनही मना कर देती है। उसके पास अपने काफी पैसे हैं और सेक्रेटरी अपनी इंडिपेंडेंस को एडमायर करती है। बस अनाउंस करती है कि वह गुर मार्केट तक पहुंच गई है। दोनों ट्रांसपोर्ट से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आते हैं। योनी आगे बताती है कि वह जल्दी से बुटीक पहुंचना चाहती है। किम टीयू एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसका शॉपिंग डेस्टिनेशन बिल्कुल उसके सामने ही था। फ्लायर और फ्लेम बुटीक के साइन को देखते हैं। किम टीयू डिसाइड करता है कि वह अपने फटे पुराने रोब्स रिप्लेस करने के लिए कुछ हाई एंड कपड़े ले लेता है। वह पोलाइटली कहता है कि बाहर किसी ने उसे यहाँ भेजा। तभी क्लर्क योनी को कोट दिख रही होती है। सेक्रेटरी तुरंत उसे नोटिस कर लेती है और सोचती है कि क्या यह रैंडम बंदा भी सेम कोट देख रहा है। शॉप ओनर एक बड़ी स्माइल के साथ बाहर आती है अपने हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को वेलकम करने के लिए, लेकिन जैसे ही वह टीयू को देखती है वह वहीं रुक जाती है। वह उसे पहचान लेती है, याद करती है कि यह वही पोर्टर है जो ऑर्क इंसिडेंट में था। उसे याद दिलाती है कि उस दिन वह उसकी पार्टी की मेज थी। टीयू को लगता है कि उसका कवर अब खुल सकता है। उसे याद आता है कि फाइट के बाद वह होश में आती है और कंफ्यूज थी कि वह कैसे बच गई। तब से वह उसे ढूंढ रही है और बिलीव नहीं कर पा रही कि वह सीधा उसकी शॉप में आ गया। टीयू सिचुएशन को कैजुअली हैंडल करने की कोशिश करता है और जल्दी से निकलना चाहता है, लेकिन वह नर्वस हो गया। उसने पहले ही ऑर्क स्किल का क्रेडिट उसे दे दिया ताकि वह सिटी में लो प्रोफाइल रह सके। उसे पता है अगर वह रुक गया तो वह ऐसे सवाल पूछेगी जिसका जवाब वह नहीं देना चाहता। लेकिन जैसे ही वह निकलने लगता है वह उसका हाथ पकड़ लेती है। वह सीधा पूछती है क्या उसने ही उसे उस दिन बचाया था। उसे पहले से पता था कि उसने ऑर्क्स नहीं मारे, लेकिन उसने उसकी स्टोरी के लिए चुप रहना चूज किया। यू एक लास्ट ट्राई करता है सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बताने की, लेकिन वह बिल्कुल बिलीव नहीं करती। उसकी वजह से ही वह अपने मरे हुए टीममेट्स की बॉडी वापस ले पाई थी। वो शॉप के बीच में ही इमोशनल हो जाती है और रो पड़ती है। यू बहुत ऑकवर्ड फील करता है। वह उसे शांत होने के लिए कहता है और एडमिट करता है कि उसने सिर्फ अपनी नई टेक्निक्स टेस्ट करने के लिए हेल्प की थी। वो अपनी आंखें साफ करती है और माफी मांगती है कि उसने अपने सेवियर को ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। तभी सेक्रेटरी का पेशेंस खत्म हो जाता है और वह चिल्लाने लगती है कि उन्हें कितनी देर से वेट कराया जा रहा है। ओनर तुरंत बिजनेस मोड में आ जाती है और हाई प्रोफाइल गेस्ट से माफी मांगती है, लेकिन वह फिर अचानक घुटनों पर गिर जाती है यंग हियर के सामने। वो जैंग योनही से कहती है कि जो कोट उसने चूज किया था अब बेचा नहीं जा सकता। यू शॉक हो जाता है, सच में उसके लिए सेल मना कर रही है। कैटरी गुस्से में पागल हो जाती है और चिल्लाती है कि उन्होंने मेजरमेंट्स में कितना टाइम वेस्ट किया। ओनर समझाती है कि यह कोट बहुत प्रीसियस है और इसे किसी और को देना जरूरी है। वो प्रॉमिस करती है कि वह उन्हें पर्सनली कंपनसेट करेगी, जबकि योनही चुपचाप शॉक में खड़ी रहती है। सेक्रेटरी को यकीन नहीं होता और वह फिर से चिल्लाती है कि मेजरमेंट होने के बाद भी सेल मना की जा रही है। योनी बस और नहीं सुनना चाहती और वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है। अपनी असिस्टेंट को चलने को बोलती है। सेक्रेटरी किम पैनिक में उसके पीछे भागती है। वो बिलीव नहीं कर पा रही होती कि उसकी बॉस इतनी इजीली कोर्ट छोड़ रही है। टीयू उन्हें जाते हुए देखता है और गिल्टी फील करता है कि उसकी वजह से शॉप में इतना इम्पोर्टेंट क्लाइंट खो दिया। नर्स स्माइल करते हुए उसे बोलती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि असल में वो ही है जो इस पूरी सिचुएशन में फंस गया था।